ठीक है, फिर आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस जो कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग का है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है द कॉमर्शियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर, यानी कि जो आपके कॉमर्शियल सोर्सेस हैं ऊर्जा की वो कौन से हैं। जो नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको चूज करना है कि इसमें से कौन से ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं या सोर्स जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं वो कॉमर्शियल सोर्स कौन से हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ये है सोलर, विंड एंड बायोमास, यानी कि सौर ऊर्जा, और विंड मतलब जो आपकी पवन ऊर्जा होती है, ठीक है, और आपका लास्ट है बायोमास। दूसरा आपका है फॉसिल फ्यूल्स, हाइड्रो पावर एंड न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि हाइड्रो पावर का मतलब कि जो जल शक्ति जिसको आप बोलते हैं, यानी जल के अंदर जो एनर्जी का यूज किया जाता है वो है, और न्यूक्लियर एनर्जी। थर्ड है वुड, एनिमल वेस्टेज एंड एग्रीकल्चर वेस्टेज, यानी कि लकड़ी और एनिमल के द्वारा जो वेस्टेज निकलते हैं जिसको आप गोबर गैस वगैरह बोलते हैं वो, या एग्रीकल्चर वेस्ट की जो एनर्जी होती है वो, और लास्ट आपका फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सही है आपको बताना है। तो पहला जो आपका है सोलर, विंड एंड बायोमास, ये आपका गलत है। थर्ड वुड, एनिमल वेस्ट एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, ये भी आपका गलत है। ठीक है, अब पहला ऑप्शन गलत हो गया, तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, अब बचे इसमें 2 ऑप्शन, या तो दूसरा या तो चौथा। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो आपका सेकंड वाला सही होगा। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, हाइड्रो पावर एंड न्यूक्लियर एनर्जी, और ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका जो एक्चुअल जो यानी कि करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन इज डन। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है वो है कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन इज डन फॉर, पहला है रिड्यूसिंग द वर्क डन, इंक्रीजिंग द रोटेड स्पीड, सी है रिड्यूसिंग द रोटेड स्पीड, एंड डी है बैलेंसिंग द टरबाइन। ठीक है, फिर से मैं ऑप्शंस को एक बार क्लियर कर देता हूँ। reducing the work done, increasing the rotor speed, and C reducing the rotor speed, and D balancing the turbine। एक पास 4 प्रकार के जो ऑप्शंस हैं, इस पे आपका जो पहला है ये तो गलत है, दूसरा भी आपका गलत है, फोर्थ भी गलत है, यानी कि सही आपका कौन सा होगा, सी। सी जो आपका ऑप्शन है ये एक्चुअल करेक्ट है।
अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इन द लार्जेस्ट थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड एट, यानी कि जो इंडिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है वो कहाँ पे स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा ऑप्शन है सरनी, तीसरा चंद्रपुर और चौथा नवेली। आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, आप लोग इसको जानते भी होंगे, तो सही से इसका जवाब दीजिए इसका ऑप्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन कोटा, ये होगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद बी ऑप्शन सरनी, सरनी आपने सुना ही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, गलत है। नवेली भी नहीं होगा, यानी कि इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा चंद्रपुर, यानी कि जो भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है वो आपका चंद्रपुर में स्थापित है। ठीक है, एक बार मैं और इस क्वेश्चन को दोहराना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। भारत का जो सबसे बड़ा पावर स्टेशन है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका चंद्रपुर में स्थित है। ठीक है, ये आपका चंद्रपुर में स्थित है। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। द परसेंटेज O2 इज एटमॉस्फेरिक एयर। पहला ऑप्शन है 18%, दूसरा 23%, तीसरा ऑप्शन 77% एंड चौथा 79%। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका सही जवाब होगा 23%। फिफ्थ है, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। द परसेंटेज O2 बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर एयर इज। ये तो आप लोग सब जानते होंगे कि 21% होता है आपका ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में। छठा जो आपका क्वेश्चन है, द प्रॉपर इंडिकेशन ऑफ इनकम्प्लीट कंबंशन इज। फर्स्ट ऑप्शन है हाई CO कंटेंट इन फ्लू गैसेस और एग्जिट। बी है हाई CO2 कंटेंट इन फ्लू गैसेस और एग्जिट। सी यानी थर्ड ऑप्शन है हाई टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस एंड डी है द स्मोकिंग एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। इसका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट आपका सही होगा, हाई CO कंटेंट इन फ्लू गैसेस आर एग्जिस्ट। आपका सातवां जो क्वेश्चन है ये है द मेन सोर्स ऑफ
प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, यानी कि जो आपका बायोगैस का मेन प्रोडक्शन का सोर्स है वो कौन क्या है। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ह्यूमन वेस्ट, यानी कि मानव के द्वारा जो कचरा उत्पादित किया जाता है वो। बी, वेट काउ डक्ट, और सी, वेट लाइव स्टॉक वेस्ट, और डी है आपका आलम। यानी कि आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से आपको बताना है कि जो आपके बायोमास के प्रोडक्शन के सोर्स हैं, यानी कि बायोमास के उत्पादन के लिए जो सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है उसमें से कौन है। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला आंसर होगा ह्यूमन वेस्ट, ये सही है। बी भी सही है और सी भी सही है। इसका मतलब आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी, यानी आला एवं, यानी कि जो आपके ऊपर में जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे करेक्ट होने की वजह से आपका डी जवाब सही है। अब 8th क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज इंस्टॉल्ड एट, यानी भारत का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट वो कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन को मैं बार बार कराया हूँ कई बार। ऑप्शन जो दिए गए हैं तारापुर, कोटा, कल्पाकम और नन ऑफ दी, यानी कि आपको तीनों ऑप्शंस में से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप डी ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं, नन ऑफ दी अबव में। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी जो पहला था भारत का वो कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये आपका तारापुर में स्थापित किया गया था। तारापुर एक जगह है, वहां पे ये पावर प्लांट आपका स्थापित किया गया था। नाइन्थ है, इन फ्यूल सेल द एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि ये वाली जो जगह है उसको फील करना है। ठीक है, यानी कि जो फ्यूल सेल से रिलेटेड और उसकी एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फ्यूल सेल के अंदर जो एनर्जी, कौन सी ऐसी एनर्जी होती है जिसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्यूल सेल से पहला मैकेनिकल का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा बी, यानी कि केमिकल। फ्यूल सेल है तो वहां पे केमिकल से रिलेटेड ही बातें की जा रही हैं, यानी कि केमिकल से जो एनर्जी होती है उसको आप कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। 10th क्वेश्चन है, सोलर थर्मल पावर जनरेशन कैन बी अचीव्ड बाय, पहला ऑप्शन है यूजिंग फोकसिंग कलेक्टर्स और हेलियोस्टेट्स, बी है यूजिंग फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, सी यूजिंग सोलर पॉन्ड एंड डी एनी ऑफ द अबव सिस्टम। ठीक है, तो इसमें आपका लगभग कोई भी सही जो जवाब है वो एग्जैक्ट नहीं है, यानी कि सही नहीं है, तो इसका जो डी जवाब होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपके कुछ जो है वो ठीक है, आपका जो अभी का एक टॉपिक होगा वो बेसिक्स से है। ठीक है, आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी,
ठीक है, ऊर्जा स्रोत जो आपके हैं उसका क्लासिफिकेशन। तो ऊर्जा के जो आप मेनली सोर्सेस अभी तक पढ़े हैं उसमें से कुछ सोर्सेस के बारे में आपको बताया गया है। बेसिकली जितने भी सोर्सेस होते हैं सारे के बारे में बारी से बारी बता दिया गया है। जैसे कि ऊर्जा के जो सोर्सेस होते हैं, पहला आप इसमें मानते हैं फ्यूल को, एंड सेकेंड जल के अंदर जो आपकी निहित ऊर्जा होती है, यानी कि जिसको आप हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं, यानी कि वाटर के अंदर जो आप एनर्जी होती है उसके द्वारा जब और किसी ऊर्जा को आप बनाते हैं तो उसको आप हाइड्रो एनर्जी, यानी जिसकी हाइड्रोलॉजी जब पढ़ते हैं उसके अंदर बताते हैं, जिसके अंदर आप टरबाइंस वगैरह का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को आप बनाते हैं। यानी कि आप क्या बोल सकते हैं, हाइड्रो एनर्जी बोल सकते हैं। हाइड्रो एनर्जी हो गया आपका। थर्ड आपका है न्यूक्लियर एनर्जी। फोर्थ है आपका विंड एनर्जी। फिफ्थ सोलर एनर्जी। टिंडल एनर्जी बोलते हैं आप, टिंडल एनर्जी। इसकी हिंदी आपकी होती है ज्वारीय ऊर्जा। और उसके बाद सेवेंथ है आपका थर्मल, या फिर जिसको आप थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी। एट्थ आपका है जियोथर्मल एनर्जी। या फिर कुछ मेन टाइप्स की आपकी एनर्जीज होती हैं, यानी कि ऊर्जा के स्रोत होते हैं, इनका वर्गीकरण किया गया है इतने भागों में। मैं पीछे का बेसिक पढ़ा रहा हूँ लोगों को, ठीक है, और उसके बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको एज ए फ्यूल की बात की जाए तो एज ए फ्यूल यानी कि जो आपके ईंधन होती हैं, फ्यूल्स होती हैं, उनको आप तीन भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला आपका होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड हो जाएगा, उसके बाद लिक्विड, और गैस। ठीक है, इन तीन भागों में फ्यूल को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। अब जो आपका सॉलिड भाग है, सॉलिड भाग में आपका क्या क्या आता है, जैसे लकड़ी, पीट, लिग्नाइट कोल, कोक और चारकोल। ये सब जो आपके फ्यूल है या ईंधन है जो कि पावर जनरेशन के लिए एज ए फ्यूल, एज ए ईंधन इस्तेमाल में लाए जाते हैं। लकड़ी, पीट, लिग्नाइट, कोल,
कोक और चारकोल, तो ये आपके सॉलिड की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, जो मैंने अब तक बताया वो सॉलिड फ्यूल के अंतर्गत आएंगे। अब बात आती है कि लिक्विड के अंतर्गत कौन से ऐसे फ्यूल है जो लिक्विड के अंतर्गत आते हैं। इसमें जैसे गैसोलीन, कैरोसिन फ्यूल, फ्यूल ऑयल, अल्कोहल, बेंजोल और सेल ऑयल, ये सब जो है आपके लिक्विड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब गैस के अंतर्गत कौन से आते हैं ये भी जान लेते हैं। जो आपके गैस के अंतर्गत जो फ्यूल्स आते हैं उसमें आप पेट्रोलियम गैस को ऐड कर सकते हैं, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस और कुक ओवन गैस, ब्लास्ट फर्नेस गैस, जितने टाइप्स के मतलब एज ए फ्यूल गैसेस इस्तेमाल किए जाते हैं वो सब आपके गैस फ्यूल के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग अगर रिवाइज कर रहे हैं तो उसमें आप जानेंगे कि सॉलिड के अंतर्गत कौन सा ऐसा फ्यूल होता है जो कि इंपॉर्टेंट रखता है। सॉलिड फ्यूल के अंतर्गत जो आपका कोल होता है यानी कि कोयला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सॉलिड के अंतर्गत। कोयला जो होता है, कोयले के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। पहला इसका जो टाइप्स होता है वो होता है पीट, उसके बाद होता है लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस होता है, एंथ्रासाइट उसके बाद होता है, और उसके बाद होता है आपका ग्रेफाइट। ये कुछ मेन टाइप्स के आपके कोल होते हैं जो कि एज ए फ्यूल इस्तेमाल में ले जाते हैं। जो आपका पीट होता है वो बेसिक्स होता है, यानी कि पीट जो है ये एक जीवाश्म ईंधन है, यानी कि फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत आता है जो कि लकड़ी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें आर्द्रता जो है वो भरपूर मात्रा में पाई जाती है और इसे प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करने के लिए कुछ अवधि तक सुखाना पड़ता है, क्योंकि क्या इसमें नमी पाई जाती है और इसको यूज करने के लिए सुखाना पड़ता है। सुखाने के बाद इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो पीट की बात हो गई। अब आते हैं लिग्नाइट पे। लिग्नाइट जो होता है कोयला, ये पीट का कोयले के मध्य का चरण होता है। ठीक है, यानी कि पीट जो है और कोयला जो है उसके मध्य का जो चरण होता है वो लिग्नाइट की कैटेगरी होती है। इसमें आर्द्रता तथा राख की मात्रा भी अत्यधिक होती है और हीट कंटेंट की मात्रा कम होती है। जाहिर सी बात है, जब आर्द्रता होगी तो हीट के कंटेंट जो होंगे वो थोड़े से कम होंगे और यह प्रकृति में पाउडर के रूप में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये पाउडर के रूप में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका परिवहन जो है वो थोड़ी सी दिक्कत आती है। उसके बाद आते हैं बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस भी आप बिटुमिनस है और उसके बाद आपका एंथ्रासाइट है और ग्रेफाइट है। ये कुछ मेन टाइप्स के आपके कोल हैं, इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।